हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर में जो भी आपको क्वेश्चंस आए हैं उसी के हिसाब से मैंने ये जो पीडीएफ है वो प्रिपेयर की है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पिछले साल के भी क्वेश्चन जो आए हैं ना आपको, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, एकदम आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। तो यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं विद आंसर्स के साथ आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर गाइस आप यूनिट 2 की वीडियो चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो की लाइकिंग 100+ कर दो एंड कॉमेंट कर दो येस कि आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं जो यूनिट 2 की नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आप ही के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ एंड यूनिट 2 की भी आप ही के डिमांड पर वीडियो लेके आऊँगी, तो उसके लिए कॉमेंट कर देना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका यूनिट 1 में बनता है, दैट इज डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया प्रायर टू जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे टैक्स की जगह टेक्स्ट आ गया, थोड़ी वो क्या कहते हैं मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। प्रीवियस जो टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में जीएसटी के पहले कौन कौन सी उसकी शॉर्टकमिंग्स थी। पहला है, जब जो जीएसटी के आने से पहले, मतलब जीएसटी कब आया था इंडिया में, जुलाई 1, 2017 को इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे इंडिया टैक्स मतलब कंट्री का एक टैक्स स्ट्रक्चर के रूप में इसे लॉन्च किया था, जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थे ना इससे पहले, मतलब पहले एक ही चीज़ पे कितने टैक्स लग जाते थे, उसको ख़त्म करने के लिए वन टैक्स वन नेशन के रूप में इस जीएसटी को जुलाई 1, 2017 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या शॉर्टकमिंग्स थी जीएसटी के आने से पहले और क्यों जीएसटी को बेसिकली लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये सेम यही क्वेश्चन लिखोगे। पहला है मल्टीपल टैक्स लेयर। अभी मैंने आपको बताया पहले जीएसटी के आने से पहले क्या था कि वैट, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स एक ही चीज़ पे 3-3, 4-4 टैक्स लग जाते थे, जिसपे जो कस्टमर था, जो कंज्यूमर था, उसको क्या करना पड़ता था, टैक्स बहुत सारे पे करने पड़ते थे। तो बेसिकली मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्स थे। जीएसटी के आने से पहले इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रूप में टैक्स दिए जाते थे, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस टैक्स सर्विसेज के लिए, वैल्यू एडेड टैक्स गुड्स को जो स्टेट लेवल पे सेल हो रही हैं उसके लिए, एंड सेल टैक्स, एंट्री टैक्स एंड ऑक्ट्रोयल लोकल टैक्सेस लगते थे। मतलब एक ही चीज़ पे कई बार बहुत ही टैक्स लग जाते थे एंड ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए, एक कंज्यूमर या एक कस्टमर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो डिफिकल्टी हो जाती थी। अब तो हमें सिंपल ये पता है कि जीएसटी लगनी है एंड इसके ये स्लैब रेट्स हमें पता है कि हमें इतना पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट है कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो टैक्स है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर के जो अभी हमने पार्ट 1 में जो इसका बेसिकली फर्स्ट फीचर पढ़ा, ठीक है, जो फर्स्ट शॉर्टकमिंग पढ़ी है मल्टीपल टैक्स लेयर, इसमें हमने यही पढ़ा कि बहुत सारे टैक्सेस थे। अब कुछ टैक्सेस ऐसे थे ना, जैसे मान लो गुड्स ऑफ सप्लाई को क्या कर रहे हो, मतलब आपने एक गुड बना लिया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, ठीक है, उस पर अलग अलग, अब स्टेट लेवल पे जा रहा है अलग टैक्स, ठीक है, लोकल लेवल पे अलग टैक्स लग रहा है, ठीक है, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, मतलब बहुत सारे एक ही चीज़ पे डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लग रहे हैं। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल के रूप में, मान लो एक रॉ मटेरियल है, उस पर टैक्स लगा था, वैल्यू एडेड टैक्स स्टेट लेवल के रूप में उस पर टैक्स लगा था। देन उस गुड्स को, उस रॉ मटेरियल को आपने मैन्युफैक्चर किया एंड उसको एक प्रोडक्ट बनाया एंड फिर से उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। पहले उस पर क्या लगा, वैट लगा, फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कंपनी अपनी तरफ तो पैसा तो देगी नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में बेसिकली कौन सफ़र करता था, कस्टमर ही सफ़र करता था, क्योंकि अगर मान लो कंपनी को कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, मान लो कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो 10 रुपये में बन रहा था, आगे वो 20 पे सेल कर रहे थे या 15 पे सेल कर रहे थे, ठीक है, मान लो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपये में बन रहा था, आगे वो 15 पे सेल कर रहे थे, ठीक है, 50% मान लो प्रॉफिट ले रहे थे। अब क्या हुआ, उनको बहुत सारे टैक्सेस लग गए, वैट लग गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लग गई, 2-3 टैक्सेस लग गए, उनकी कॉस्ट 10 से 15 चलेगी या 10 से 20 चलेगी। अब वही जो 15 रुपये वाला आपको प्रोडक्ट बनाया ना, जो 15 में मिलना था वो आपको 30 में मिलेगा, तो बेसिकली कस्टमर को ही सफ़र करना पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लायंस। जो बिजनेसेस हैं उनको कंप्लाई करना पड़ रहा था, मतलब कोई बिजनेस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी मान लो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, आपको एक GSTIN GST नंबर लेना पड़ता है ना। पहले क्या था, जैसे डिफरेंट क्या थे टैक्सेस थे, ठीक है, कोई वैट है, कोई एक्साइज ड्यूटी है, उनके अंदर
जो बिजनेसेस को कंप्लाई करना पड़ता था, उनकी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उनके लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल्स या रिगार्डिंग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की, वो सभी में आपको कंप्लाई करना पड़ता था। अब आप कोई बिजनेस कर रहे हो सिर्फ जीएसटी के अंदर आपने कंप्लाई करना और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हो तो वो अलग है, मतलब कहने का मतलब है सिर्फ एक ही टैक्स है। पर पहले क्या था, स्टेट लेवल पे अलग है, ठीक है, लोकल लेवल पे अलग है। तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, कंप्लायंस प्रोसेस जो है वो बिजनेसेस के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको अलग अलग टैक्स कंप्लायंस के थ्रू, चाहे वो स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, उनके रिगार्डिंग काम करना पड़ता था, उनके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होता था। अब क्या था, पहले मतलब जीएसटी के आने से पहले कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स थी ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैट रेट्स मतलब जो रेट्स थे वो भी अलग थे, रूल्स भी अलग थे, ठीक है। तो इस केस में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी बिजनेसेस के लिए हो रही थी। अगर वो मान लो मेरा बिजनेस है, मान लो मेरा दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है, तो उस केस में अलग अलग स्टेट्स के मुझे रूल्स एंड उनके अकॉर्डिंग ही रेट सेट करने पड़ रहे थे। अब तो सिर्फ हमें क्या पता, ऑल ओवर द इंडिया मान लो कोई भी प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, ठीक है, 0% है, 5% है, 18% है, तो वो मुझे सीधा सीधा पता है। बट पहले क्या था, अलग टैक्स, अलग स्टेट, अलग रेट्स, ठीक है, एंड उनके अलग अलग रूल्स मुझे मानने पड़ रहे थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफाइड मार्केट। जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं कह सकते हो एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा था, जिसमें जो नेशनल मार्केट को हम यूनिफाई नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जैसे स्टेट लेवल टैक्स हो गए, जैसे वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स हो गए, ये कहीं ना कहीं बैरियर बन रहे थे। अगर कोई पर्सन न्यू बिजनेस करना या कोई न्यू स्टेट में बिजनेस करना स्टार्ट करना भी चाह रहा था, तो उसको पता था कि वहाँ पे जाऊँगा, इतना टैक्स उसमें उस स्टेट में तो इतना टैक्स लग रहा है, ठीक है, एंड वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था बिजनेसेस को ग्रो करना एंड बिजनेसेस को कह सकते हो इस्टेब्लिश करना। क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स लग रहा था, कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी एंड ज़्यादातर कस्टमर्स को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, ठीक है, तो दोनों को प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी इन टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। जीएसटी के आने से पहले जो बिजनेसेस थे ना, वो कह सकते हो फुल्ली ऑफसेट नहीं कर पा रहे थे टैक्स को। मतलब जो भी वो क्या कर रहे थे, टैक्स को कलेक्ट कर रहे थे, अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर रहे थे। कुछ कस्टमर से वो 5% रेट पे ले रहे हैं, कुछ परसेंट से वो 18% पे ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग रेट्स, अलग अलग टैक्स, मतलब एक ही प्रोडक्ट है उस पर 2 से 3 टैक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इतना प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती थी जितना टैक्स लग जाता था। इसके कारण जो इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा लेस एफिशिएंट हो रहा था एंड इनकम्प्लीट हो रहा था। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या है, इसका भी मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगी आपको, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन एंड करप्शन। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टैक्स थे, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट पे 3 से 4 टैक्स लग रहे हैं, तो उस कारण से ना टैक्स की चोरी भी, टैक्स इवेजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि हर बिजनेस यूनिट को चाहिए था कि उसको ना मैं इतने पैसे दे दूंगा, ठीक है। करप्शन बहुत चल रहा था कि मेरे पे टैक्स ना लगाए या ये ना करे वो ना करे। तो अपने टैक्स को बचाने के चक्कर में लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रहा था एंड टैक्स की चोरी भी हो रही थी। लोग काला धन जो कहते हैं, ब्लैक मनी, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो उसको सभी को हटाने के लिए, मतलब कह सकते हो एक तो यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए, साथ ही साथ वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी को तभी लॉन्च किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा था, इनएफिशिएंसी आ रही थी बिजनेस में, कॉस्ट भी बढ़ रही थी। तो ये सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए जीएसटी को बेसिकली क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट इनकन्सिस्टेंट टैक्स रेट। डिफरेंट जो स्टेट्स थी उनके डिफरेंट वैट रेट्स थे, जिसके कारण डिसपैरिटीज़ कहीं ना कहीं हो रही थी, ठीक है। अगर मैं मान लो पंजाब की बात करूँ, मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहाँ एक बिजनेस यूनिट सेट कर रही हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे वैट 5% लग रहा है या 8% लग रहा है। वही मैं अगर साउथ वाली साइड जा रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाकर मैं बिजनेस सेट कर रही हूँ, वहाँ 18% लग रहा है, 20% लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस कह सकते हो एक बिजनेस पर्सन के माइंड में हो रही थी कि मैं इस स्टेट में जाके अगर बिजनेस करूँगा या करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट भी मेरी इंक्रीज़ होगी थी, ठीक है। तो उस कारण से कहीं ना कहीं जो बिजनेस पर्सन है ना, वो कहीं मतलब इस तरीके की जो स्टेट्स थी जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा था, जिनमें ज़्यादा वैट रेट्स के कारण वो क्या कर रहे थे, बिजनेस यूनिट्स को सेट नहीं कर रहे थे वहाँ पे, जिससे ओवरऑल जो टैक्स इन्वायरमेंट था ना वो अनप्रिडिक्टेबल एंड अनफेयर हो गया, मतलब अनफेयर हो गया था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मतलब इक्वल हमें अब तो हमें ये बताना कि हाँ 5 to 6 हमारे स्लैब रेट्स हैं जीएसटी के, ठीक है, 0% होगा, 5% होगा, 18% होगा। तो ये हमें पता कि हाँ किस जगह पे ये लगेगा, किस जगह पे ये लगेगा, सिंपल हमें पता है सभी को। बट वहाँ तो कुछ नहीं पता है ना, अलग अलग गवर्नमेंट्स आएंगी, उनके अपने रूल्स हैं, सब कुछ अपना। नेक्स्ट है लिमिटेड सर्विस सेक्टर कवरेज। अब जो सर्विस सेक्टर था वो इंडिया में काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा था जीएसटी के आने से पहले। तो जैसे सर्विस के रिलेटेड जो टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स, उसकी लिमिट रीच थी, ठीक है। मैनी सेक्टर्स जो थे सर्विस इंडस्ट्री के, वो कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन के बाहर ही रह रहे थे। मतलब सर्विस टैक्स कह सकते हो, जैसे बेसिकली सर्विस के एरिया में जो टैक्सेस थे वो इतने नहीं लग रहे थे, या कहीं ना कहीं
टैक्स कलेक्शन के रूप में वो सर्विस सेक्टर था ना, वो कहीं ना कहीं बाहर रह रहा था। मतलब उस जगह पे हम इतना सोच नहीं रहे थे कि हाँ सर्विस सेक्टर इतना ग्रो हो रहा है, हमें वहाँ पे भी टैक्सेस लगाने हैं, ठीक है, हर चीज़ एकदम यूनिफाइड करनी है, तो वो चीज़ किसी ने अभी सोची नहीं थी। नेक्स्ट है स्टेट टैक्स ऑटोनॉमी। अब जो स्टेट्स थी, वाइल स्टेट्स हैड द अथॉरिटी टू लेवी टैक्स like VAT, their ability to control tax policies was often hindered by inconsistent central policy। अब जो states थी उनके पास एक लिमिटेड फ्रीडम थी जिससे वो मार्केट की नीड को अडेप्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या था इसमें, सिंपल आपको एक टैक्स रेट दे दिया गया कि इस स्टेट में ये लगेगा, इस स्टेट में ये टैक्स लगेगा, एंड अगर आप दूसरी स्टेट में जाके बेच रहे हो तो फिर आपको टैक्स लगेगा, वहाँ पे जाके कोई फिर से मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस रॉ मटेरियल को, फिर आपको क्या करेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो मतलब एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स लगता जा रहा था, और अलग अलग स्टेट्स कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंस कर रही थी, ठीक है। कोई स्टेट कितना परसेंट लगा रही थी, कोई स्टेट कितना परसेंट लगा रही थी। मतलब एक कह रहे हो कि सिंपल रूल नहीं था कि जिसके रिगार्डिंग जो सारे पर्सन हैं, एक कह सकते हो टैक्स बेसिकली स्ट्रक्चर, मतलब इंडिया का जो था ना वो उस समय अनस्ट्रक्चर्ड था, ठीक है, कुछ नहीं पता था कौन कैसा टैक्स लगा रहा है। तो अगर सिंपल हम वन वर्ड में कहें, इंडिया के जीएसटी में के आने से पहले जो मार्केट थी वो फुली कॉम्प्लेक्सिटी से भरी थी, इनएफिशिएंटी थी और यूनिफॉर्मिटी की लैकनेस थी। मतलब कोई भी अगर मान लो सिंपल एक रेट नहीं था कि हाँ सिर्फ 5% लगेगा, सिर्फ 18% लगेगा, सिर्फ 28% लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जहाँ जाओगे वहाँ अलग रेट है, जोन सी स्टेट गवर्नमेंट है उनके अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कॉम्प्लाइंस है, तो हर चीज़ अलग है। अब मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे जीएसटी नंबर लेना, उसके रिगार्डिंग जो भी टैक्स स्लैब्स हैं वो मुझे पे करनी है, ठीक है, बेसिकली या कस्टमर से लेनी है। तो मतलब हमारा अब क्या है, जीएसटी के आने से एक टैक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया का था ना वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चल रहा है एंड एफिशिएंसी आई है। नेक्स्ट है एनरोमेट द पावर्स ऑफ ऑफिसर अंडर जीएसटी, ठीक है। ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया, आई थिंक 13 में भी आया हुआ है, एंड 2-3 बार ये क्वेश्चन और भी आया हुआ है, 15 मार्क्स के लिए आया है, सेक्शन बी में आया है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं जीएसटी के जो ऑफिसर हैं। पहला है पावर टू इंस्पेक्ट एंड सर्च। सेक्शन 67 के अंदर ये आपका आता है, जो जीएसटी ऑफिसर हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी पर्सन की जो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड सीज कर सकते हैं किसी को डॉक्यूमेंट को, ताकि वो चेक कर सके जो जीएसटी की रिटर्न है, मान लो एक पर्सन ने भरी है, या मान लो हमें एक पर्सन पे शक हो रहा है कि इसकी ना बेसिकली इसकी इनकम ज़्यादा बट इसने टैक्स उस अकॉर्डिंग कम भरा, मतलब इसके पास ब्लैक मनी होगी, तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम उसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, ताकि हम उनकी जीएसटी रिटर्न एंड टैक्स पेमेंट्स को देख सके कि लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज़ की है या नहीं की है। नेक्स्ट है पावर टू समन। ये सेक्शन 70 के अंदर आता है। जो जीएसटी ऑफिसर है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पर्सन से जाके, मान लो अगर उनको कोई भी शक हो रहा है कि हाँ इस पर्सन ने ना जीएसटी के अंदर सारा कंप्लाइंस नहीं की है, या जीएसटी का लॉ जो भी बनता है उसके अंदर सारा वर्क नहीं किया है, तो उसको किसी भी पर्सन से जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं हुई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है पावर टू अरेस्ट। अगर इन केस जीएसटी ऑफिसर को लगता है, ठीक है, कि एक पर्सन ने कोई सीरियस ऑफेंस, मतलब बेसिकली कोई सीरियस ऑफेंस किया है, किसी पर्सन ने टैक्स फ्रॉड किया है, ठीक है, जिसका जो बेसिकली कह सकते हो अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में उस पर्सन को वो जीएसटी ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है पावर टू डिमांड इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 70 के अंदर आता है। जीएसटी की जो अथॉरिटी है उनके पास ये पावर्स होती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें दिखाओ, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जीएसटी या उनके टैक्स के बारे में उन्होंने चेक करना है तो वो उनसे मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू प्रोविजनल अटैचमेंट। ये आपका सेक्शन 83 के अंदर आता है। इसमें जो जीएसटी ऑफिसर होता है उसके पास क्या होती है, पावर होती है, जिससे वो क्या कर सकता है, किसी भी टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी या बैंक अकाउंट को प्रोविजनली अटैच कर सकता है ताकि वो देख सके कि हाँ इसके पर्टिकुलरली बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, क्या इसने मतलब टाइम रहते अपनी जो रिटर्न्स हैं वो फिल की हैं, कितना टैक्स पे किया है, ठीक है, एंड मतलब इस पे पास जो भी इनकम है वो किस तरीके से आई है, सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू इनिशिएट रिकवरी। ये सेक्शन 79 के अंदर आता है, ठीक है। जो जीएसटी की अथॉरिटीज़ है, तो गाइस इसमें बेसिकली पावर टू इनिशिएट रिकवरी सेक्शन 79 के अंदर क्या होता है कि जीएसटी अथॉरिटी के पास ये पावर होती है जिससे किसी भी, मान लो अगर मुझे पता चला कि ये पर्सन की इतनी इनकम है, इसने ना इतना, मान लो इतने परसेंट ना इसने टैक्स कम दिया है, या इसका 18% बनता था, इसने 5% के अकॉर्डिंग दिए, तो उस केस में मैं टैक्स की रिकवरी कर सकती हूँ। उस पर्सन को कह सकती हूँ कि आपका इतना टैक्स बनता है, आपने इतना पे किया है, जो रहता है आप हमें पे करो, ठीक है, ये जो भी पेनल्टी बनती है वो पर्सन पे करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है पावर टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29 के अंदर आता है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हमें करवानी पड़ती है। तो जीएसटी अथॉरिटी जो है बेसिकली किसी भी पर्सन की, ठीक है, अगर उसे लगता है कि हाँ ये गलत तरीके से काम कर रहा है, तो किसी भी पर्सन की जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, किसी भी टैक्स पेयर की, उसे सस्पेंड कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। अगर वो पर्सन जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर लाइन नहीं करता तो उस समय हम उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल और सस्पेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू अप्रूव रिफंड, सेक्शन 54 के अंदर आता है। जीएसटी अथॉरिटी के पास ये पावर होती है जिससे वो किसी भी पर्सन की जो कह सकते हो क्या कर सके, अप्रूव कर सके और रिजेक्ट कर सके क्लेम ऑफ रिफंड। मान लो एक पर्सन था, ठीक है, उसने ना हमें ना एक कंप्लेन, मान लो जीएसटी जो अथॉरिटी है उनको कंप्लेन की कि मैंने जितना भी ना टैक्स पे किया था ना उसका मेरा इतना बनता था, मुझे ना जो मेरा एक्स्ट्रा मनी बनती है ना वो मुझे रिफंड कर दो। अब जीएसटी ऑफिसर सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, उसे लगता है कि जितना उसने टैक्स पे किया है ना ये इतना ही मतलब उसको करना था, इससे ज़्यादा कम नहीं है, तो उस केस में जो भी उसकी रिफंड की क्लेम है ना उसको एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कर सकते हैं। कि अगर हमें लगता है कि हाँ उस पर्सन ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, जितना उसे करना चाहिए था, तो उस केस में जो जीएसटी अथॉरिटी है ना वो उसको क्या करेगी, उसकी जो क्लेम है ना रिफंड की टैक्स के लिए वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अगर लगता है कि हाँ नहीं इतना मतलब जितना उसने पे करना था उतना ही किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, तो उस केस में कोई भी रिफंड नहीं होगा, कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पावर टू पास ऑर्डर एंड अपील। जीएसटी अथॉरिटी जो होती है वो कोई भी ऑर्डर को पास कर सकते हैं, ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी जो डिस्प्यूट्स है उसको क्या कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट में बेसिकली क्या है कि जीएसटी जो अथॉरिटी है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑडिट को कंडक्ट करवा सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिगार्डिंग जीएसटी उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू कंडक्ट ऑडिट, ये सेक्शन 65 के अंदर आता है। जीएसटी ऑफिसर जो है बेसिकली क्या कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी होती है किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड को वो ऑडिटर के थ्रू चेक करवा सकते हैं, जिससे टैक्स पेयर को वो इंश्योर कर सकेंगे हाँ जितना टैक्स उसका बनता था क्या उसने दिया है या नहीं दिया। नेक्स्ट है पावर टू इशू शो कॉज नोटिस, ये सेक्शन 73 एंड 74 के अंदर आता है। जीएसटी अथॉरिटी के पास ये पावर होती है जिससे वो किसी भी टैक्स पेयर को नोटिस भेज सकते हैं कि आपको हम 30 डेज़ का, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको 30 डेज़ का टाइम देते हैं, उसके अंदर आपको जो भी अपने जीएसटी रिटर्न है या टैक्स फाइल है वो करनी है, ठीक है, जो भी आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पावर टू डिटेन एंड सीज गुड, ये सेक्शन 129 के अंदर आता है। अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी एवेजन की है, ठीक है, कोई टैक्स जीएसटी के अंदर कंप्लाई नहीं किया है, तो उस केस में जो जीएसटी ऑफिसर है उसके पास ये पावर होती है, वो किसी भी गुड को क्या कर सकते हैं या व्हीकल को सीज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली पावर है ये इसलिए अटेन की जाती है ताकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो सके जीएसटी लॉ के अंदर, जिससे टैक्स इवेजन जो है, टैक्स की चोरी को मिनिमाइज किया जा सके एंड जो कॉम्प्लाइंस है उसे क्या कर सके, प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है गाइस आपका क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है आ जाता है। एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ठीक है। तो पहला है मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, मान लो मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे जीएसटी आईएन लेना है या जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करूँगी, डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले जो बिजनेस है उसके पास क्या होना चाहिए, मस्ट डिटरमाइन इफ इट नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ, मतलब किस केस में जो एक बिजनेस है उनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। पहला है एग्रीगेट टर्नओवर, अगर बेसिकली इसमें कुछ टर्नओवर्स होती है, मतलब अगर मान लो किसी बिजनेस की टर्नओवर इतने करोड़ से ज़्यादा होती है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, जीएसटी के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो इसमें अलग अलग एग्रीगेट टर्नओवर्स होती हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए अलग होती है, ठीक है, एमएनसीज के लिए अलग होती है। तो उस केस में सबसे पहले आपको एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है कि अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो है बेसिकली एक बिजनेस की अगर वो एक्सीड कर रही है थ्रेशहोल्ड लिमिट से, तभी हम क्या करेंगे, उस बेसिकली कह सकते हो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट है इंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मान लो आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ठीक है, आप मुंबई में बैठे हो, मुंबई से आप भेज रहे हो तमिलनाडु के, आप भेज रहे हो पंजाब में भेज रहे हो, ठीक है। तो उस केस में अगर इंटर स्टेट आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, अगर वो पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है, मतलब एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है उसके बिजनेस का, तो उस केस में भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई फॉरेनियर है, ठीक है, वो टैक्सेबल गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, उस केस में भी उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स ऑपरेटर,
ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है बेसिकली जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है, पहले आपको जीएसटी पोर्टल जो है www.gst.gov.in पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे जाओगे, जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहाँ पे ऊपर वाली साइड लिखा होगा सर्विसेज, सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे जिनमें से आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, एक आपका लिखा होगा कि आपने प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। अगर आपने न्यू करवानी है तो आपने क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा GSTREG01। उस पर आपने क्या करना है, बेसिकली अपनी बेसिक डिटेल्स, बिजनेस का क्या नेम है, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ठीक है, एंड पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, बिजनेस जहाँ पे लोकेट कर रहा है, वो सारा आपको बताना है। बिजनेस डिटेल में आपके बिजनेस की क्या एक्टिविटी है, क्या आप मैन्युफैक्चर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कौन सी डेट से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल कौन सी है जो आप यूज़ करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आप लिखोगे आपका बिजनेस किसी और टैक्स लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आप पैन कार्ड, बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, कोई रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, कोई बिल हो सकता है आपका, फोटोग्राफ आपको डालनी है इसमें, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है, ठीक है, एंड ऑथोराइज लेटर जो है, ये सारा आपको इसमें डालना है। उसके बाद है सबमिट द एप्लीकेशन। जब आप सारी डिटेल्स फिल कर दोगे, आपको क्या करना है, अपनी जो बेसिकली डिटेल्स हैं उसको सबमिट कर देना है, एंड आपके पास एक नंबर आ जाएगा ARN नंबर, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, द GST ऑफिसर विल वेरीफाई द डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने नेट पे सब कुछ डिटेल्स डाली हैं तो एक GST ऑफिसर आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स डालने हैं उन सभी को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये पर्सन सही है, इस पर्सन का जो एड्रेस वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको जब चेक हो जाएगा तो उसके बाद आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएंगे अगर GST को कोई चाहिए होंगे। अगर उनको लगेगा कि हाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल्स आपने डाली है ना पहले वो एकदम सही है, अगर उनको कोई भी डाउट होगा तो वो कहेंगे ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सेंड कर दो। ठीक है, उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। कई केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है जहाँ पे बेसिकली आपके बिजनेस जहाँ पे आपके कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कई केसों में। ठीक है, नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशुएंस। अगर जो आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें आपको जो पिछली बार नंबर मिला था, अगर वो बेसिकली आपका सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, कोई भी कमी नहीं रहती है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके लिए आपको एक GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है GSTREG06 के अकॉर्डिंग, जो आपको 3 से 7 दिन के वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता है। ये भी डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, किस टाइप की आपकी रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो बेसिकली जिसमें आपको क्या करता है GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लीगल नेम लिखा होता है बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंस। जब आपको GSTIN मिल जाता है तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बेसिकली GST के अंदर बेसिकली क्या करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। जब गाइस आप GST ले लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेंटेन करने होंगे, जिसमें आपकी सेल्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, परचेज, GST ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये आ जाता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शनल होती है। अगर मान लो एक जो बिजनेस है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना टर्नओवर की, अगर वो कंप्लाई नहीं करती है, ठीक है, जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट है अलग अलग बिजनेसेस के अकॉर्डिंग, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करेगी हमारी इनकम, एक बिजनेस की इनकम, उस केस में हमें GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। बट कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेसेस या कोई ऐसे बेसिकली कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो बेसिकली वर्क कर रहे हैं, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट GST रजिस्ट्रेशन के अंडर ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, तो कई बार क्या करते हैं लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, इसमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन होती है। पहली होती है सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है, जिसमें आपको पैन एंड बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पार्टनरशिप फर्म का अगर आपका बिजनेस है तो उस केस में आपको जो पैन है वो बेसिकली सारा प्रोवाइड करना पड़ता है, पार्टनर्स का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड AOA आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप ई-कॉमर्स सेलर हो उस केस में, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे ई-कॉमर्स किसी भी वेबसाइट के सेलर हो बेसिकली, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है एज ए टैक्सेबल पर्सन, जिसके अंदर आप GST की प्रोविजंस के अंदर ही कंप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ चेंज इन बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर मान लो आपने बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, मान लो आपने क्या कर दिया है, अपने
बेसिकली कह सकते हो मेरा बिजनेस मान लो किसी और स्टेट में था, मैं किसी और स्टेट में चलेगी, या अपने बिजनेस की जो एड्रेस है वो चेंज हो गया है, बिजनेस का लीगल नेम चेंज हो गया, तो उस केस में जो टैक्स पेयर है ना, जिसने जीएसटी पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उस केस में आपको डेट मतलब चेंजेस वगैरह सारे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद कैंसिल करना चाहते हो वॉलंटरी, एंड उसका क्या रीज़न है वो आप सारा लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो मैं मेरा बिजनेस मैंने जिसके अंदर सारा क्या किया था, रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लो मेरा बिजनेस ही बंद हो गया तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। या फिर रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया को मैं मीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जो टर्नओवर लिमिट है वो कम रह रही है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली मेरा बिजनेस है, अगर वो जीएसटी प्रोविजंस के अंदर कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कंपोजिट लेवी स्कीम, ठीक है। कंपोजिट लेवी स्कीम एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर स्कीम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के अंदर, जो डिज़ाइन की गई थी जिससे हम जो बर्डन है स्मॉल बिजनेसेस का वो क्या कर सके, कम कर सकें, ठीक है। अब जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनकी जो कैपिटल है वो भी कम होती है, उनके पास आगे पैसा भी कम होता है, तो उस केस में हम उनके लिए जो टैक्स है बेसिकली वो क्या रखेंगे, कम रखते हैं, ठीक है। आपको 5th सेम में ना एंटरप्रेन्योर का एक वो आएगा सब्जेक्ट, जिसमें आपको एक चैप्टर भी है जिसमें स्मॉल स्केल जो आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि कितने % उनको रेट लगता है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा छूट मिलती है टैक्स में, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको बेसिकली क्या होता है, कम लगता है टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या किया गया, जो कंपोजिट लेवी स्कीम है इसलिए बनाई गई थी ताकि लोअर रेट जो टैक्स का है, बेसिकली जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको कम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। ये जो स्कीम है ये बेसिकली एम करती है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिनकी जो लिमिटेड टर्नओवर है वो कम है, एंड वो ज़्यादा जीएसटी के कंप्लाइंस के अंदर या कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जो कंपोजिट लेवी स्कीम है ये बिजनेसेस को अलो करती है जिससे वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक फिक्स % ऑफ टर्नओवर जो पे कर सकते हैं। मान लो स्मॉल स्केल कोई बिजनेस है, हमने उनको कह दिया कि जितनी आपको इनकम होगी ना उसका 5% 2% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर मान लो उनको कम इनकम हो रही है तो वो कम टैक्स पे करेंगे, ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा कर देंगे। की फीचर क्या है कंपोजिट लेवी स्कीम के, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें टर्नओवर लिमिट होती है। अगर एग्रीगेट लिमिट जो है एक बिजनेस की अगर वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एंड 75 लाख से ज़्यादा नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्पेशल स्टेट्स के लिए, तो उस केस में आपको कंपोजिट लेवी स्कीम मिलेगी। नेक्स्ट है फॉर सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मान लो रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप मान लो कंपोजिट लेवी स्कीम को अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में आपके जो टर्नओवर है ना, आपकी जो भी एग्रीगेट टर्नओवर है बिजनेस की वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिक्स सप्लाई। जो बिजनेसेस हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में वर्क कर रहे हैं, दोनों में अपना पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए भी बेसिकली ये कंपोजिट लेवी स्कीम अप्लाई होती है, बट कुछ लिमिट सेट की जाती है। नेक्स्ट है इनएलिजिबल बिजनेसेस। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो कॉम्पोजिशन जो स्कीम है उसमें क्या बेसिकली कर सकते हैं, कंप्लाई ही नहीं करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में सारी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, बट जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है ना वो एक्सेप्शन होती है उनकी, ठीक है। एंड उनकी जो टर्नओवर है ना, मतलब सर्विस प्रोवाइडर की 50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी कंपोजिशन लेवी स्कीम प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। टैक्स रेट है, इसमें अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो 1%, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए बेसिकली आपके 5% टर्नओवर की होती है, अदर कोई सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए 6% होती है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लाइंस आपको मिलता है, मतलब इसमें जो भी कंपोजिट लेवी स्कीम के कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर आपको जो बेसिकली एक क्वार्टरली आपको मतलब क्या करनी पड़ती है, GST 4 के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। एंड लोअर टैक्स रेट है, इसमें बेसिकली 1%, 5% एंड 6% ही होते हैं, ठीक है। वैसे GST का ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट या रिकॉर्ड को कीपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कह सकते हो रिकॉर्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। GST इनवॉइस की कोई ज़रूरत नहीं है कंपोजिशन लेवी स्कीम में, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली आप इशू कर सकते हो। बेसिकली अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, पहला है ITC, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं प्रोवाइड होता है। आप साथ ही साथ कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, अगर आप कंपोजिशन लेवी स्कीम को अडॉप्ट करते हो। साथ ही साथ आप कस्टमर से टैक्स क्या कर सकते हो, कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको खुद ब खुद ही पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई इंटर स्टेट आप सेल्स नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो आपको ये कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर कंप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिकली क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड क्या इसकी सिग्निफिकेंस है।
अब इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, ये कैसा मैकेनिज्म है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज है ना, वो क्या जीएसटी के अंदर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है आईटीसी जो बिजनेसेस को अलाउ करता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने टैक्स के क्लेम को क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड इन कोर्स ऑफ देयर बिजनेस, ये हेल्प करता है बिजनेसेस की, जिससे वो कास्केडिंग इफेक्ट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट पे, देखो कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट पे ना अलग अलग आपको आईजीएसटी सीजीएसटी भी लग जाता है, मतलब अलग अलग आपको ना अलग अलग तरीके से, अगर आप मान लो इंटरस्टेट कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आपको एक ही गुड्स पे आपको कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको दो दो तीन तीन बार अगर टैक्स लग रहा है, तो उस केस को कह सकते हो कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए आईटीसी बेसिकली लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली क्या है, कास्केडिंग जो इफेक्ट है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, उसको यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी। सिंपल टर्म में कहें, अगर एक मान लो बिजनेस है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एंड उसके रिगार्डिंग वो जीएसटी को पे कर रहे हैं, ठीक है, इट कैन यूज दैट जीएसटी अमाउंट एज ए क्रेडिट। अब क्या कर सकता है वो बिजनेस, उस पर्टिकुलर जो अमाउंट उसने जीएसटी का दिया है ना उस पर्टिकुलर गुड के लिए, उस जीएसटी अमाउंट को वो क्रेडिट कर सकता है, जिससे वो आगे जीएसटी कलेक्ट करेगा ना अपनी सेल्स पे, उसको वो क्या कर सकता है, पे ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दूंगी, उससे इजीली समझ आ जाएगा। अब गाइस इसका एग्जांपल देख लो, क्योंकि ऐसे हम एकदम आईटीसी पढ़ते हैं ना, नहीं समझ आता है, बट एग्जांपल से समझ आ जाएगा। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो ना कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब उसने क्या किया, उस पर्सन ने ना आगे प्रोडक्शन करनी थी, उसने प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उस पर्सन ने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज कर लिया 1 लाख का। उस 1 लाख पे उसने 18% जीएसटी पे किया, मतलब 1 लाख का 18%, 18,000 उसने पे किया। क्या पे किया, जीएसटी पे किया, ठीक है। उस वो पर्सन था, वो मैन्युफैक्चरर था, उसने रॉ मटेरियल परचेज किया 1 लाख का, उस पर 18% उसने, यानी कि 18,000 उसने क्या किया, जीएसटी पे किया। अब जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा और उसको 2 लाख में सेल करेगा। 2 लाख में जो वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को, उस पर वो क्या कर रहा है, जीएसटी कलेक्ट कर रहा है अपने कस्टमर से 36,000 का। तो इस केस में वो जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है 18,000 का। क्यों कर सकता है, देखो 18,000 तो उसने पे किया था ना, 18,000 जीएसटी तो उसने पे किया था, उसने अपने कस्टमर से 36,000 का ले लिया, क्या ले लिया, जीएसटी ले लिया। मतलब पहले कहने मतलब सिंपल कहूँ अगर आपको, मान लो एक पर्सन है, उसने 18,000 आपको पहले से ही पे कर दिया था, ठीक है। मान लो देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल उसने लिया 1 लाख का और उस पर 18% उसने जीएसटी क्या किया, पे कर दिया था। अब उसने जो ये रॉ मटेरियल है ना, जो 1 लाख का लिया था, इसको उसने क्या किया, फिनिश गुड में कन्वर्ट किया एंड 2 लाख का उसे सेल कर दिया। अब 2 लाख का सेल किया उसने, जीएसटी उस पर्टिकुलरली कस्टमर से उसने कितना लिया, 36,000। अब इस जो ये 36,000 है ना, इस 36,000 में से वो अपना 18,000 ले सकता है, उसको ही आईटीसी कहते हैं, कि वो बेसिकली कहेगा कि इस पर्टिकुलर गुड पे देखो, अगर सिंपल भाषा में आपको कहूँ, मान लो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मान लो मैन्युफैक्चरर है ए, मैं हूँ कस्टमर बी, ठीक है। अब जो ए है, ए ने एक गुड खरीदा, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदे, उस पर उसने 18,000 जो है वो जीएसटी पे कर दिया। ए ने अब वही प्रोडक्ट बी को बेचा, जिसने 36,000 जो है बेसिकली जीएसटी को पे किया। किसने पे किया, कस्टमर ने। अब कस्टमर ने क्या किया, 36,000 पे किया। देखो पहले तो उसी गुड पे एक बार हमने क्या कर दिया था, जीएसटी पे कर दिया था, फिर दूसरी बारी भी उस पर लग गया, मतलब एक ही गुड पे 2 बारी हमें क्या लग गया, जीएसटी लग गया। समझ आई मेरी बात, मतलब एक ही प्रोडक्ट पे हमें क्या हो गया, 2 बारी बेसिकली क्या देना पड़ा, जीएसटी देना पड़ा, मतलब एक ही चीज़ पे कास्केडिंग इफेक्ट आ गया। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब मान लो कोई एक ही प्रोडक्ट है, उस पर 1 से ज़्यादा बार, ठीक है, मान लो 2 से 3 बार उस पर क्या लग गया, टैक्स लग गया, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, मतलब एक ही टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, सिंपल भाषा में कहें तो। इस केस में उसने 18,000 अपनी जेब में से पे किया था ना, अब जब कस्टमर 36,000 पे करेगा ना, तो वो उस 36,000 में से ना आईटीसी क्लेम कर सकता है कि मैंने 18,000 पहले दिया था, मेरा 18,000 मुझे वापस कर दो, और जो 18,000 बचेगा ना वो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, ठीक है। होप्स ऑफ समझ आ गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्क कैसे करता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ना, सेम यही एग्जाम्पल एग्जाम में दोगे ना, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर दोगे। सबसे पहले क्या है, एक बिजनेस है, मतलब उसको एक बार थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमने एग्जाम्पल तो पढ़ ही लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो एक बिजनेस है, वो रॉ मटेरियल के रूप में कोई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है सप्लायर से, एंड उस पर वो जीएसटी पे करता है। अब जो बिजनेस है उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके क्या करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, एंड प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देता है। अब कस्टमर उस पर जीएसटी देगा। पहले उसी प्रोडक्ट पे किसने जीएसटी दी थी, बिजनेस ने। जैसे मैंने अभी आपको 18,000 का एग्जांपल दिया था ना, कि एक मैन्युफैक्चरर ने 18,000 उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पे जीएसटी पे की थी। अब कस्टमर ने 36,000 पे कर दी, तो उस 36,000 में से ना
18,000 वो खुद क्लेम करेगा कि मैंने अपनी जेब से दिए थे, मुझे मेरे 18,000 वापस कर दो, सिंपल भाषा में अगर कहूँ, सिंपल टर्म्स में कहूँ, ठीक है। बाकी जो 36,000 में आप 18,000 जो लेस करोगे, जो भी अमाउंट आपके पास बचेगा वो आप गवर्नमेंट को दोगे, बाकी आप बेसिकली जो आपने खुद पे किया वो तो आप खुद ही रखोगे, ठीक है। समझ आ गया, ये था आपका इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमने 2 पार्ट इसके किए थे कि सबसे पहले उस पर्सन ने 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर 18,000 उसने टैक्स पे कर दिया। फिर मैन्युफैक्चरर ने उस पर्टिकुलरली फिनिश गुड को 2 लाख का बेचा, जिसमें उसने 36,000 क्या किया, उस कस्टमर से क्या किया, टैक्स ले लिया, ठीक है। 36,000 का टैक्स ले लिया। अब जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो क्या करेगा, 18,000 का जो ITC है वो क्लेम कर लेगा, ठीक है। बाकी जो देखो 36,000 में 18,000 को लेस करेंगे तो हमारा 18,000 बचेगा। 18,000 तो जो है बेसिकली ये कौन ले लेगा, मैन्युफैक्चरर ले लेगा, और दूसरा जो 18,000 बचा है वो गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ITC। पहला है प्रिवेंट्स कास्केडिंग इफेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक ही प्रोडक्ट पे 2 बार ही टैक्स लग गया ना, पहले तो उस मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दे दिया, अब आगे कस्टमर को बेचा, उस पर टैक्स दे दिया। अगर कस्टमर ने आगे मतलब उस पर्सन ने आगे किसी को बेच दिया, रीसेल कर दिया, तो तीसरी बार टैक्स लग जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लगाया जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑन बिजनेस। इससे क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल पे इतना इतना टैक्स देता रहेगा, आगे उसको बेचेगा, सारा टैक्स का बर्डन किस पे बढ़ जाएगा, बिजनेस पे बढ़ जाएगा। तो हमने आगे क्या करना है कि आधा टैक्स मतलब जितना मैंने दिया था वो मुझे वापस मिल जाएगा, और बाकी जो भी कस्टमर ने दिया वो मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। मतलब बिजनेस पे टैक्स का कह सकते हो बर्डन जो है वो कम आता है। इससे जो कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल है ना एक पर्टिकुलरली बिजनेस की, वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ ये टैक्स कंप्लाइंस एंड ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करता है। ITC का जो मैकेनिज्म है वो बिजनेस को हेल्प करता है, जिससे वो एक्यूरेट जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छी तरीके से बना सकें, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो भी GST के अंदर कंप्लाइंस कर सकें, ठीक है। बूस्ट कॉम्पिटेटिवनेस। जो बिजनेसेस हैं जो ITC क्लेम करते हैं वो अपने जो टैक्स रेट हैं वो लो रख पाते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को कंपटीशन में ला सकते हैं, जिसमें वो अपने कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट है प्रमोट्स यूनिफाइड नेशनल मार्केट। ITC मैकेनिज्म हेल्प करता है, जिससे जो बिजनेसेस हैं ना वो इंटर स्टेट ट्रेड इजीली कर पाएँ, क्योंकि उनको पता है कि उनको ज़्यादा बार बार टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। बेसिकली इसमें जो अल्टीमेट टैक्स पेयर है फाइनल कंज्यूमर ही होगा, जो कस्टमर है वही टैक्स पेयर होगा। यहाँ पे बिजनेस पे कोई भी बर्डन नहीं आएगा टैक्स का। तो इन शॉर्ट गाइस अगर हम कहें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक की फीचर है GST रिजाइम का, जो इन्हेंस करता है एफिशिएंसी एंड टैक्स के बर्डन एंड कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है, जिसमें एक ही चीज़ पे मल्टीपल टैक्स नहीं लगता है, जो बिजनेसेस को इनेबल करता है, जिससे वो टैक्स को पे कर सकें एंड अपना जो भी क्रेडिट्स है उसको क्लेम कर सके ईजिली। ITC इंश्योर करता है कि जो टैक्स हैं वो बेसिकली एक ही कह सकते हैं ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे ना लगे, कि बार बार हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस पर 2 से 3 बार टैक्स लग रहा है। इसको ये चीज़ ITC एलिमिनेट करता है, जिससे बिजनेस की कॉम्पिटेटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, जिससे टैक्स जो कलेक्शन मैकेनिज्म है ना वो भी एफिशिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। टैक्स इनवॉइस अंडर GST देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहते हो गाइस मैं इसी तरीके की वीडियो यूनिट 2 के लिए भी बनाऊं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, 100+ लाइकिंग कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। जितनी ज़्यादा शेयर है, जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करोगे, मुझे पता चलेगा कि जो पढ़ा रही हूँ मैं आपको समझ आ रहा है, एंड वो फिर मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगी, ठीक है। ये जो अब हमारा नेक्स्ट रह गया ना, व्हाट इज़ टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया था, या यही लास्ट है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लास्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर एंड प्रोविजन रिलेटेड टू देम अंडर GST पेमेंट। ये ना 2023 में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 में पिछले साल ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको करवाऊंगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड यूनिट 2 का जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो वो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड कॉमेंट में लिख दो कि येस उस पर्टिकुलरली जो आपको एग्जाम के लिए बेसिकली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी बता देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।